उनको अतीक अहमद ने बुलवाया और पेड खबर पहले पेज पर अतीक अहमद की अखबारों में छपी थी। समझ लीजिए। नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैनल जो है वो राजनीतिक अपडेट आपको देता रहता है। तो इस बार जो है हम एक राजनीतिक अपडेट लेके आए हैं जिसमें हमने फूलपुर विधानसभा का सर्वे किया है। तो उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के संपादक और संस्थापक मनोज तिवारी जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका अनुभव रहा और किस तरह से वो 2027 चुनाव को देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, आपने हमको मौका दिया तो बातचीत करने का। जी सर, जैसा कि हमने फूलपुर का सर्वे किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा फूलपुर के सर्वे को लेके? फूलपुर का सर्वे भ्रज विधानसभा का सर्वे रहा है। आप भी उस सर्वे टीम की एक मेंबर रही हैं। आपको भी पता है कि इस गर्मी में हम लोगों ने जो है 457 बूथ हैं, 457 बूथ हैं जो दौलतपुर से लेकर के ढुकरी तक। दौलतपुर इसका जो है पहला मतलब बूथ रहा है, उसके बाद ढुकरी अंतिम बूथ है। हम लोगों ने सरायगनी, मैलहा, रामगढ़ कोठारी, तुलापुर, नारायणपुर, पतुलकी, तारडी, ढुकरी, दोहानी, फूलपुर, बीरकाजी, रुदापुर, भोपतपुर और खुदायपुर, एकदला, चंदौहा, सेमरा, मोहरौरा, भैरुई, मेरुआ, कसरुआ कला, सकरा, कोतारी, असरामपुर, शेरडी, तुलापुर, झूसी, सरायतकी, नैका, नीवी, बगदाद, बजहा, कनिहार, कुहाड़ी, तेजुई, दमोहिया, ककरा, दुबावल, कोटवा, है ना, बरईपुर, कतवारूपुर, हनुमानगंज, लोड़वा, मंडौर, बलरामपुर आदि कई जगह जो बृहद सर्वे किया। और बृहद सर्वे किया तो जाहिर सी बात है कि इतनी दूर आना जाना, लोगों से मिलना। अच्छा, होता क्या है कि लोग जो है कैमरे के सामने बोलना भी नहीं चाहते। वैसे अभी आप बातचीत करिए तो राजनीति से ऐसी बातचीत करेंगे कि जो है जैसे लगेगा कि वो सर्वज्ञ हैं, सब चीज जानते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इन सब चीजों पर वो बातचीत करेंगे। लेकिन जब कैमरे के सामने बोलने के लिए कह दीजिए तो उनको जो है टफ हो जाता है और बोलने से कतराने लगते हैं। लेकिन फिर भी इन सब में जो है बातों को निकालना तो एक चुनौती भरा होता ही है। फूलपुर का सर्वे हो या फिर हम लोगों ने प्रतापपुर, हरिया और क्या कहते हैं कुराव, मेजा, कच्छना का भी किया है, वहाँ का भी आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फूलपुर का सर्वे कहीं से मतलब सरल नहीं रहा, थी तो चुनौती तो थी। सर, अगर हम बात करें समीकरण की तो आपको फूलपुर का समीकरण क्या लग रहा है अभी? देखिए, ऐसा है कि आपको भी पता है कि पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। 3 बार से क्या कह लीजिए कि जैसे 2017 में सबसे पहले प्रवीण पटेल विधायक हुए और उसके बाद जो है फिर प्रवीण पटेल 2022 में विधायक हुए। जब वो सांसद बन गए तो उपचुनाव हुआ, फिर भाजपा से दीपक पटेल वहां से विधायक हुए। अभी जैसे देखा जाए इसके पहले 2017 के पहले जो है समाजवादी पार्टी का समीकरण जो है फूलपुर में ज्यादा मजबूत था। और सामाजिक समीकरण की अगर हम बात करें तो फूलपुर में बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग हैं, बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग हैं, उसी तरह से जो है वो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं और दलित समाज का भी वोट कम नहीं है। सामाजिक समीकरण लगभग सबका जो है वो बराबर है। लेकिन जो गैर यादव बैकवर्ड वाली बात जो है 2014 के बाद चली, उसके बाद से जो है वो सपा का समीकरण जो है वो फूलपुर में कमजोर हो गया। क्योंकि गैर यादव बैकवर्ड जितने भी रहे, गैर यादव पिछड़े समाज के लोग जितने भी रहे, जिसमें क्या कहते हैं कि पटेल समाज हो गया, पाल समाज हो गया, कुहार समाज हो गया, प्रजापति हो गया, विश्वकर्मा हो गया, इनका ध्रुवीकरण जो है वो भाजपा की तरफ हुआ। उसके पीछे का रीजन भी था अल्पसंख्यक समाज से जो है समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भी दिए, चाहे वो मंसूर आलम रहे हों, चाहे फिर मुस्तफा सिद्दीकी रहे हों, उपचुनाव में भी मुस्तफा सिद्दीकी रहे, तो बीजेपी को और भी ध्रुवीकरण करने का मौका मिल जाता है ना, अल्पसंख्यक प्रत्याशी रहने पर। तो मैं अगर सामाजिक समीकरण की बात करूं तो सपा कहीं से वहां कमजोर नहीं है, लेकिन जो माहौल चल रहा है उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी का समीकरण आज की तारीख में जो है वो फूलपुर में हम 20 मान सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी आएगा जो भाजपा के वोटों को जो है अपनी तरफ कर सकता है ना। लेकिन आज की तारीख में अगर फूलपुर की हम बात करें
तो जैसे पहले जो है 2017 के पहले जो है वो सपा का समीकरण मजबूत था, लेकिन आज की तारीख में कुछ जो है वो भाजपा का समीकरण जो है फूलपुर में ज्यादा मजबूत दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन है झूसी एरिया। अच्छा। झूसी एरिया एक नया एरिया बसा है और वहाँ पर जो वोटर हैं वो क्या कहते हैं कि भाजपा माइंडेड ज्यादा है। अच्छा। नई झूसी बसी है, कई कॉलोनियां हैं, बहुत बड़ी झूसी एरिया के हैं, बहुत लोग वहाँ नए नए आके बसे हैं। लेकिन इसका असर भी है, SIR के दौरान तमाम लोग घर चले गए, अपना वोट बनवाए, लेकिन फिर भी आज की तारीख में अगर आप समीकरण की बात करती हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो पटेल, यादव समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज इनकी संख्या है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है, फ्लोटिंग वोट पर देखना होगा कि कौन किसकी तरफ जाता है। लेकिन आज की तारीख में फ्लोटिंग वोट भी जो है भारतीय जनता पार्टी जी। अच्छा सर, अगर हम बात करें फूलपुर से, जैसे अभी जो वर्तमान विधायक हैं दीपक पटेल, अगर हम उनकी स्थिति में बात करें, उनकी स्थिति पे मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव जो है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो वो शासन सत्ता का चुनाव जो है जीते थे। तो आप क्या स्थिति अभी देखते हैं उनके आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, दीपक पटेल एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो ऐसे नेता हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी छवि छोड़ते हैं। अभी वो चुनाव जीते और शासन सत्ता का चुनाव कहा जाता है, लेकिन फूलपुर विधानसभा में उस चुनाव के दौरान ऐसा देखा नहीं गया। अच्छा। की जो शासन सत्ता ने कोई अपना दुरुपयोग किया। दीपक पटेल एक मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। दीपक पटेल का अनुभव चुनाव में बहुत रहा है, विधानसभा चुनाव में, पहले लोकसभा चुनाव में, फिर जो है जिला पंचायत के चुनाव में इतना उनका मैनेजमेंट रहा है कि जो है दीपक पटेल, अब मैं आपको बताऊं, दीपक पटेल उस चुनाव जीते, बहुत कम समय मिला, लेकिन फूलपुर के लिए उन्होंने फूलपुर विधानसभा के लिए एक ऐसे ऐतिहासिक कई काम कराए। जैसे मैं आपको बता दूं, गंगा नदी में हर साल बाढ़ आ जाती थी, मनसईता तक जो है पानी भर जाता था। हजारों एकड़ जमीन, गारापुर, बदरा, सोनोटी, समझ लीजिए संपर्क टूट जाता था। हजारों एकड़ किसानों की जमीन डूब जाती थी, एक फसल नहीं होती थी। लेकिन दीपक पटेल ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि यहाँ एक तटबंध बनना चाहिए। अगर तटबंध बन गया तो आपको मैं बताऊं, कई सालों तक क्या कि जब तक लोग दीपक पटेल को याद करेंगे कि एक जो है विधायक थे दीपक पटेल, उन्होंने तटबंध बनवा दिया और जो है हजारों एकड़ जमीन जो है वो बचे। दीपक पटेल के और काम के बारे में बता दें। दीपक पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर सलोरी से हेता पट्टी के लिए एक पुल पास करवाया। सोचिए, गंगा नदी पर वो फफाओं के बाद जो सबसे बड़ा पुल होगा, और वो पुल बनने के बाद पूरे जो है गंगा पार में उस एरिया का पूरा जियोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये काम उन्होंने किया, जबकि विधायक और पहले भी लोग थे, सत्ता और पहले लोगों की भी थी। अब दीपक पटेल की स्थिति आप पूछ रहे, मैं बताता हूँ। अभी क्या कहते हैं, रिंग रोड गई है, रिंग रोड के चारों तरफ जो है सरकार ने आवास विकास में जो है वो किसानों की जमीन लेने के लिए नोटिस दे दिया था। लेकिन दीपक पटेल ने अपने जो है पहुंच का इस्तेमाल करके उस नोटिफिकेशन को रद्द भी करवाया। मैं आपको दीपक पटेल के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी बिल्कुल। दीपक पटेल का परिवार एक ऐसा है, उनकी मम्मी जो है ज्यादा भी सक्रिय नहीं है राजनीति में, दीपक पटेल सक्रिय रहे हैं। दीपक पटेल कोई भी ऐसा राजनीतिक घराना नहीं है प्रयागराज का, स्थापित राजनीतिक घराने की बात कर रहा हूँ, जिससे कभी न कभी दीपक पटेल का पंगा ना हुआ हो। आज की स्थिति दूसरी, आज सभी लोग उनको जो है एक नेता और सब कुछ मानते हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। 2004 लोकसभा चुनाव, दीपक पटेल की मम्मी श्रीमती केसरी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ी। वहां से अतीक अहमद के नाम सभी जानते हैं, वो चुनाव लड़े उनके खिलाफ। वो सपा से थे और ये जो है बसपा से थी। अतीक अहमद ने सबसे पहले पेड न्यूज के चलन की मैं बात करूं, एक प्रतिष्ठित अखबार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके संपादक एक मिश्रा जी थे, उनको अतीक अहमद ने बुलवाया और पेड खबर पहले पेज पर अतीक अहमद की अखबारों में छपी थी। समझ लीजिए, अतीक अहमद ने, कहा जाता है कि कछारी एरिया में बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग किए, उस समय जो है ईवीएम था नहीं और वो चुनाव जीते। लेकिन अतीक अहमद से पंगा जो है सबसे पहले अगर कोई ले सका था तो दीपक पटेल की मम्मी केसरी देवी पटेल ने लिया 2004 में। उसी समय डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल के नेता थे, वो भी फूलपुर से चुनाव लड़े। दीपक पटेल की मम्मी को 2,01,000
85 वोट मिला। जी। अतीक अहमद चुनाव जीते थे, उनको 2,65,432 वोट मिला था और सोनेलाल पटेल को 80,306 वोट मिले। सोचिए अगर सोनेलाल पटेल न लड़े होते जी। तो दीपक पटेल की मम्मी केसरी देवी पटेल 2004 में ही सांसद हो गई होती, लेकिन पहले सबसे पहले 2004 में अतीक अहमद से पंगा। उसके बाद में बताऊं 2007 की बात बताता हूँ। 2007 में दीपक पटेल जो है वो 12 विधानसभा है तो वो सुरक्षित नहीं थी। अच्छा। 12 विधानसभा से दीपक पटेल चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। और आपको हम बता दें वहां उदयभान करवरिया, वो भी इलाहाबाद की बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े। उदयभान करवरिया बमुश्किल 4,223 वोट से चुनाव जीतता है। उदयभान करवरिया को 51,592 वोट मिले थे और दीपक पटेल को 47,358 वोट मिले थे। यानी पहला पंगा अतीक अहमद से, दूसरा पंगा उदयभान करवरिया से, और एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है रेवती रमन जी का। अच्छा। वो रेवती रमन जी भाई बहुत बड़े राजनीतिक घराने के हैं, बहुत बार सांसद रहे, बहुत बार वो विधायक रहे, बहुत बार मंत्री रहे। 2012 में करछना विधानसभा से विधायक होते थे। उनके लड़के उज्जवल रमन थे, जब वो सांसद हो गए तो उज्जवल रमन जी जो है करछना विधानसभा से जो है चुनाव लड़ते थे। 2012 विधानसभा में 2012 में दीपक पटेल करछना से चुनाव लड़े और उज्जवल रमन रेवती रमन के लड़के को 405 वोटों से उन्होंने चुनाव हारा। तो एक बार में दीपक पटेल की वो राजनीतिक स्थिति है, एक बार में उनका जो है क्या कहते हैं कि सभी राजनीतिक घरानों से जो है कोई न कोई पंगा रहा प्रयागराज के। लेकिन आज की तारीख में बताऊं कोई भी ऐसा राजनीतिक घराना नहीं है जो दीपक पटेल को अब जो है क्या कहते हैं कि दूसरे नजरिए से देखता है। मुझे तो सूत्रों से मेरी तो ये भी जानकारी है कि रेवती रमन जी के भी घराने से अब उनके अच्छे संबंध हैं। अच्छा। उदयभान करवरिया के भी घराने से उनके अच्छे संबंध हैं। अतीक अहमद जब तक थे भले ही वो बाहुबली के रूप में माने जाते थे, लेकिन कभी दीपक पटेल के परिवार के साथ उन्होंने कोई भी ऐसा पंगा नहीं लिया, आसानी से नहीं लिया। तो दीपक पटेल की स्थिति तो ये तरह से कह लीजिए कि सामाजिक रूप से तो है ही है, काम करने के नेता के रूप में तो जाने जाते हैं। अच्छा आज आप कभी दीपक पटेल के घर चले जाइए, केवल फूलपुर के लोग नहीं भाई, उनका यमुना पार में भी रहा है, मेजा से भी, करछना से भी, बारा से भी, कोरांव से भी, फूलपुर से भी, फाफामऊ से भी, यानी कि हर विधानसभा से तमाम लोग आते हैं अपना काम लेकर। और जितना हो सकता है वो और उनकी मम्मी यानी कि पूर्व सांसद वो भी जो है उस काम को करती है। तो इस तरीके से दीपक पटेल की स्थिति, अगर मैं राजनीतिक स्थिति की बात करूं फूलपुर विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड, तो आज की तारीख में बहुत मजबूत है और वो अपने विरोधियों को कैसे जो है क्या कहते हैं मैनेज किया जाता है वो भी जानते हैं जी। और ज्यादा तो प्रेम से ही मैनेज करते हैं और चीजें जो है वही मुझे लगा कि पंगे हैं तो किस तरह से नहीं बता तो रहे हैं कि जो बंदा उनके कोठी पर सवाल उठाता था, उनके राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठाता था, यहाँ तक कि तमाम बार तो गोलीबारी चलने तक की भी नौबत आई थी, हुआ भी था। लेकिन आज सब जो है एक स्पेशल जो है दीपक पटेल बन गए हैं, तो उनकी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति आज कमजोर नहीं है जी। सर अच्छा अगर बात करें तो आज प्रयागराज में जो है मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में गुटबाजी चल रही है, ऐसे में आप दीपक पटेल जी को किस गुट का हिस्सा मानते हैं? हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रयागराज में उधर लखनऊ और दिल्ली की कहा जाता है कि अमित शाह और मोदी और योगी में टसन है और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह और मोदी गुट के माने जाते हैं। इधर योगी का अलग गुट चल रहा, प्रयागराज में भी ऐसे कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपने को योगी गुट का मानते हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपने को केशव गुट का मानते हैं, लेकिन ये चीजें सार्वजनिक नहीं है। अच्छा, ये अंदर है मीडिया में, इसकी चर्चा भले हो, ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं है कि योगी जी आ गए तो जो उनके गुट का नहीं है वो उनसे मिलने नहीं जाएगा, तो मुख्यमंत्री हैं, या केशव जी आ गए, तो ऐसा नहीं है। दीपक पटेल के बारे में आपको बता दूं, दीपक पटेल किसी गुट में नहीं रहते। अच्छा, वो दोनों गुट से सामान्य संबंध बना के रखते। उसके अलावा भी दीपक पटेल
कि मम्मी भाजपा में पहले थी, शुरुआत वो भाजपा में थी, जी भाजपा की ही राजनीति उन्होंने किया। जी बाद में वो तो 2017 का चुनाव जब बसपा से ये हारे हैं दीपक पटेल, तो बसपा में कुछ ऐसी बातें हुई तो जिसकी वजह से जो है ये फिर भाजपा में चले गए। जी भाजपा में चले गए और जो है सोचिए कि त्याग किया उन्होंने। 2019 उनकी मम्मी सांसद बनी फूलपुर से, और फिर 2022 का टिकट नहीं दिया, यहाँ तक कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी मम्मी का टिकट काट दिया। लेकिन दीपक पटेल, अब सोचिए, मैं आपको इतना बता दूं गुटबाजी को लेकर के, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। 2024 जो लोकसभा हुई था उसमें दीपक पटेल की माता श्रीमती केसरी देवी पटेल का जो है टिकट भाजपा ने काट दिया और फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल जी को टिकट दे दिया। अब वो जाहिर सी बात है कि किसी का टिकट कटा है तो दीपक पटेल के पास अवसर था, तो समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे। अगर समाजवादी पार्टी में जाते तो आज शायद जो है वो फूलपुर का सांसद कोई दूसरा होता, लेकिन नहीं, वो सपा में नहीं गए। अच्छा, जब सपा में नहीं गए तो फूलपुर से ही उनकी मम्मी का टिकट कटा था, फूलपुर में ही वो प्रवीण पटेल को जिताने का काम कैसे कर सकते थे, या करते भी हो लेकिन भरोसा कौन करता। अगर उनके बदौलत जीतते प्रवीण पटेल जी तो भी ना कहा जाता कि प्रवीण पटेल जी इन्होंने मदद किया। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ड्यूटी जो है वो इलाहाबाद लोकसभा में लगवा ली। उनकी और उनके मम्मी की ड्यूटी जो है वो इलाहाबाद लोकसभा में लग गई कि ताकि कोई ये ना कह सके कि हमने जो है कोई गड़बड़ी किया। अब बता तो नहीं है कि प्रवीण पटेल जी सांसद बने लेकिन बहुत कम वोटों से बने, तो दीपक पटेल किसी गुटबाजी में नहीं रहते, मेरी यहाँ तक जानकारी है। वैसे आंतरिक गुटबाजी हर जगह होती है जी। भाई आंतरिक गुटबाजी हर जगह होती है, लेकिन खुलकर वो योगी गुट में भी हैं और जो है केशव गुट में भी हैं। केशव जी आते हैं तो उनके साथ भी दिखाई देते हैं, योगी जी आते हैं तो उनके साथ में भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब अंदर क्या गुटबाजी चल रही है ये हम तो समझते हैं कि आम पब्लिक में ही चर्चा का विषय रहने देना चाहिए। सर, अगर बात करें तो दीपक पटेल और जो वर्तमान सांसद हैं प्रवीण पटेल, उनके बीच सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, ये राजनीति है, तमाम तरह तरह के लोग जो है चर्चा करते हैं कि दीपक पटेल और प्रवीण पटेल में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब केवल मीडिया का क्रिएशन ज्यादा है, अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। आखिर प्रवीण पटेल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो दीपक पटेल, अभी जब से मैंने बताया कि वो यहाँ अपनी ड्यूटी नहीं लगवाए, इसलिए नहीं लगवाए कि अगर कहीं थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ी होती तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती, और अगर जीत भी जाते तो इनको श्रेय न दिया जाता, इसलिए वहां चले गए, है ना। लेकिन कहने को कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग तो ये भी चर्चा करते हैं कि 2029 में जो है दीपक पटेल जो है लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। अरे अभी तो 2027 विधानसभा है, 2027 विधानसभा चुनाव दीपक पटेल की प्रायोरिटी पहले है, 2029 तो उसके बाद में है, और यहाँ पर सांसद प्रवीण पटेल है ही है। प्रवीण पटेल की लोकप्रियता भी कम नहीं है। तो जहाँ तक तो दीपक पटेल और प्रवीण पटेल में कोई ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात है वो मुझे तो नहीं दिखाई देती है। हाँ, कुछ लोग जब मिलते हैं तो चर्चा भले कर देते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा जो है सत्य लग नहीं रहा। अच्छा सर, अगर 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें तो दीपक पटेल को चुनौती कौन दे सकता है, सपा या बसपा? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव पीडीए के साथ में समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी ही चुनौती देगी। समाजवादी पार्टी का समीकरण मैंने आपको बताया नहीं, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का समीकरण बहुत अच्छा था। मैं आपको 2022 चुनाव विधानसभा का बता दूं, मुस्तफा सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 2700 कुछ वोटों से वो चुनाव हारे हैं। पूरे 12 विधानसभा में प्रयागराज के 1 लाख से ज्यादा वोट मुस्तफा सिद्दीकी साहब को मिला था। मुस्तफा सिद्दीकी एक ऐसे चेहरा थे जो सोराव विधानसभा तब सुरक्षित नहीं थी, तो वहां से 2 बार विधायक रहे, उसके बाद प्रतापपुर से भी 1 बार विधायक रहे। तो वो जो है समाजवादी पार्टी वहाँ कमजोर नहीं है, तो टक्कर जो देगी। वैसे प्रवीण पटेल जो है वो बसपा से भी विधायक रहे, लेकिन तब क्या होता था, वोटों का बंटवारा हो जाता था, लेकिन अब वोटों का ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ है ना। तो अगर टक्कर देने की आप बात कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फुल पीछे कर। मतलब दीपक पटेल को चुनौती दे सकते हैं मुस्तफा सिद्दीकी जी? मुस्तफा सिद्दीकी की ही बात नहीं है, मतलब आप सपा नेताओं की अगर बात करें तो फूलपुर में समाजवादी पार्टी के कई दावेदार। मुस्तफा सिद्दीकी को 2 बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया,
हम्म। 2022 का आम चुनाव लड़ा। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ प्रवीण पटेल के सांसद होने के बाद, तो भी जो मुस्तफा सिद्दीकी को ही टिकट दिया गया। आप सोचिए 2022 में जितना वोट मुस्तफा सिद्दीकी साहब पाए थे, 2022 में जितना वोट मुस्तफा सिद्दीकी साहब पाए थे, उस रेशियो में वो 2024 में मुस्तफा सिद्दीकी जी 2022 आम विधानसभा में मुस्तफा सिद्दीकी जितना वोट पाए थे, केवल 2700 कुछ वोटों से ही जो है वो चुनाव हारे थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ 2024 के बाद, जब प्रवीण पटेल जी जो है विधायक से सांसद हो गए, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो मुस्तफा सिद्दीकी साहब जो है वो 11,000 वोटों से लगभग चुनाव हार गए। जबकि वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 17-18 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल पिछड़ गए थे। तो दीपक पटेल का वो मैनेजमेंट रहा। समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी जी की तैयारी भी है। मुस्तफा सिद्दीकी पर आम चुनाव में समाजवादी पार्टी दांव भी लगा सकती है, क्योंकि एक मुस्लिम प्रत्याशी भी देना है, वो फुलपुर विधानसभा भी हो सकती है। उसके अलावा पूर्व क्या कहते हैं कि प्रत्याशी हैं अंसार आलम, वो जो है समाजवादी पार्टी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन पर भी दांव लगा सकती है। 2017 का चुनाव जो है मंसूर आलम ने ही लड़ा था, उन पर भी दांव लगा सकती है। उनकी वाइफ जो है जी मंसूर आलम जी, उनकी वाइफ जो है चेयरमैन नहीं, वो फूलपुर के जो है नगर पंचायत के जो है चेयरमैन भी रहे हैं मंसूर आलम जी। तो मंसूर आलम जी के नाम पर भी जो है समाजवादी पार्टी जो है मोहर लगा सकती है। हाजी मासूक खान जी भी हैं, वो भी जो है क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन पर भी दांव लगा सकती है। डॉक्टर सरताज आलम की भी तैयारी है। हालांकि इस तरीके से कई नेताओं की तैयारी है, लेकिन अगर और कठिन चुनौती बनाना है तो धर्मराज पटेल पूर्व सांसद हैं, उनकी भी तैयारी है। भाई दीपक पटेल बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन अगर दीपक पटेल के समीकरण में अब किसी मुस्लिम प्रत्याशी को देने से थोड़ा सा ध्रुवीकरण करने का उनको जो है मौका मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अगर धर्मराज पटेल आते हैं तो शायद दीपक पटेल की थोड़ा सी चुनौती बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद जो है बिजमा यादव, भाई देखिए है क्या कि एक यादव प्रत्याशी देना है, प्रतापपुर बगल में लगा हुआ है, वहां से यादव समाज के लिए बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन बिजमा यादव के बारे में भी ये मार्केट में बातें हैं, ये जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, वो फूलपुर आना चाहिए। और प्रतापपुर से जो है किसी मुस्लिम नेता को भी जो है मौका समाजवादी पार्टी दे सकती है। एक देना है तो वो प्रतापपुर हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन में फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पास ढेर सारे दावेदार, चाहे वो मुस्तफा सिद्दीकी हो, चाहे वो मंसूर आलम हो, चाहे हाजी मासूक खान हो, डॉक्टर सरताज आलम हो, धर्मराज पटेल जी हो, बिजमा यादव हो, या फिर एक नाम और है जो बहुत चर्चित है, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य। अच्छा। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसी तरह के सोशल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी दो जो है अपने समाज का वोट ला सके, और जो अपने समाज का वोट लाएगा और सपा का परंपरागत वोट उसको मिलेगा तो वो प्लस हो जाएगा। उनको वोट कितना लाना है? अगर 2022 की तुलना करें तो 2700-2800 वोट, अगर उस चुनाव की तुलना करें तो 12-13 हजार वोट। उनको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए समाजवादी पार्टी को जो अपने समाज का कम से कम 15 से 20 हजार वोट जो है लाकर सपा में प्लस कर सके। और हुआ क्या है कि इधर थोड़ा सा दलित समाज का वोट, जिसमें खास करके पासी समाज का वोट, वो सपा की तरफ ग्लोबलाइज हुआ है। तो समाजवादी पार्टी थोड़ा मजबूत हुई है, समाजवादी पार्टी का समीकरण मजबूत हुआ है। तो समाजवादी पार्टी अगर सोशल इंजीनियरिंग करके टिकट देती है तो वही जो है चुनौती देगा दीपक पटेल को, या भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए फूलपुर से। और उसमें सर ये तो बात रही जो है भाजपा और सपा की, इसमें बसपा की क्या भूमिका रहेगी? देखिए बसपा की भूमिका के बारे में आपने पूछा। अब क्या है ना कि बसपा एक जैसे उठकटवा टाइप पार्टी बनती हुई जा रही। पहले बसपा सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती, पहले बसपा के साथ क्या था, एक सामाजिक समीकरण था। पटेल समाज भी उसके साथ था, पासवान समाज भी उसके साथ था, पाल समाज भी उसके साथ था, उसके साथ जो है क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज बड़ी भारी संख्या में बसपा था। अब क्या है कि धीरे धीरे बसपा जो एलोन होती जा रही है, बसपा का संगठन कमजोर होता जा रहा है, बसपा के पास वोट बैंक कम होता जा रहा है। अब ये दूसरी बात है
कि बसपा किसी ऐसे नेता को टिकट दे दे जो 10-20 हजार वोट अपना वैल्यू रखता हो। लेकिन आज की तारीख में आप जानती हैं इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, इतना तकनीकी आगे हो गई है, कोई अपना वोट नहीं बर्बाद करना चाहता। तो मेरे हिसाब से अभी बसपा जो है एकदम से कोई भूमिका नहीं रहेगी, खाली एक भूमिका रहेगी, वो किसी को हरा देगी या किसी को जिता देगी। अब वो किसको हराएगी किसको जिताएगी ये पूरा मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर है। अगर भाजपा ने मैनेज कर लिया तो भाजपा को जिता देगी, अगर सपा ने मैनेज कर लिया तो सपा को जिता देगी। लेकिन फिर भी एक पार्टी है, अब बसपा को ये देखना होगा कि किसको। अच्छा, बसपा में एक कमी और भी है, बसपा में लीडर पहले से कोई नहीं होता। जैसे भाजपा में दीपक पटेल घोषित हैं कि हाँ वो विधायक हैं तो वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दर्जनों दावेदार हैं, चाहे आप मुस्तफा सिद्दीकी को ले लीजिए, मंसूर आलम को ले लीजिए, या फिर राजीव मासूद खान को ले लीजिए, सरताज आलम को ले लीजिए, धर्मराज पटेल जी को ले लीजिए, और वहाँ दो एक हैं, संगीता पटेल हैं, दीनानाथ यादव हैं, और क्या नाम है कि या अमरनाथ मौर्य, ये सब एक्टिव हैं और टिकट मांग रहे हैं, है ना। लेकिन बसपा में आप किसी को नहीं कह सकती कि फलाने टिकट मांग रहे हैं। वहाँ तो जैसे पहले लोग जाते थे गाय भैंस खोजने, वैसे जो है बसपा के पदाधिकारी कैंडिडेट खोज रहे हैं और कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो आपके पास जब लीडरशिप नहीं है, जब आपका कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, तो बाहर का जब कोई कैंडिडेट आएगा तो सबसे पहले वो बसपा के पदाधिकारियों से परिचय करेगा, वो अपनी टीम बनाएगा, बूथ बनाएगा, तब तक पता लगा कि कैंडिडेट बदल उठा, दूसरा आ गया, अब दूसरा बूथ बनाए, वो पहले वाले बूथ को कैंसिल कर देता है। तो कुल मिला के बसपा की मैंने जो बताया कि वही स्थिति होगी, वो चाहेगी तो किसी को जिता भी सकती है, चाहेगी तो किसी को हरा सकती है। अब मैनेज कौन करेगा ये देखिए। अच्छा सर, अगर बात करें 2027 के चुनाव की, तो फूलपुर का चुनाव आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं बताऊं, मैंने कई बार कहा है फूलपुर का चुनाव एक ऐसा चुनाव है, प्रयागराज में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मुझे उस शहर उत्तरी छोड़ के कहीं नहीं मजबूत लगती है, या तो मुझे फूलपुर में मजबूत लगती है, वो भी वजह है दीपक। इसके अलावा मुझे और किसी विधानसभा में भाजपा मजबूत नहीं लगती। लेकिन फूलपुर एक ऐसी सीट है जहाँ जो है वर्तमान विधायक दीपक पटेल की जो गतिविधियां हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों के बीच में रहते हैं, जिस हिसाब से लोगों उनके घर में इतनी भीड़ रहती है, उसको देखते हुए तो मैं यही मानता हूँ कि आज की तारीख में फूलपुर की जो स्थिति है और जो हम लोगों ने सर्वे किया है, इन गाँव में जो जाकर हम लोगों ने देखा है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है कि जो है क्या कहते हैं कि नाम न ले रहा हो। तो मुझे लगता है कि फूलपुर तो भाजपा भी नहीं कर सकती। सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको समय दिया और इतनी देर तक हम लोगों ने चर्चा की। आगे हम लोग प्रतापपुर विधानसभा पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने फूलपुर विधानसभा का जो सर्वे हुआ है उससे बातचीत की एमटी टॉक शो के संपादक और संस्थापक मनोज तिवारी जी से। तो उनसे हमने बातचीत की और जाना कि वो किस तरह से देखते हैं 2027 चुनाव को, और जैसा कि हमारी पूरी टीम ने जो है वो फूलपुर विधानसभा का सर्वे किया था, तो क्या उनका अनुभव रहा है और क्या समीकरण वो देखते हैं और क्या रोल वहाँ पे वो देखते हैं भाजपा, सपा और बसपा का। तो उन्होंने बातचीत की और बताया कि जो वहाँ से अभी वर्तमान विधायक हैं दीपक पटेल, वो वहाँ से काफी स्ट्रांग है। अगर अपोजिशन की बात करें तो सपा से भी कई सारे दावेदारों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बसपा की राजनीति पे बात की कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी को जिताने या हराने का काम कर सकती है। अभी उनकी पार्टी का वो समीकरण वो नहीं देखते हैं। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल एमटी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ। धन्यवाद।